नमस्कार कृपावश में सभी माता पिता की होनहार बेटियां। यह कहानी बिहार के एक छोटे से कस्बे की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसके पात्र काल्पनिक हैं। उस कस्बे में गंगाधर नाम का एक नाई रहा करता था। वह लोगों के बालों की कटाई इतने अच्छे ढंग से करता था कि लोग दूर दूर से बाल कटाने के लिए उसके पास आते थे। उसकी दुकान पर लोगों का तांता लग रहा था। कई बार तो साथ वाले दुकानदार भी उसकी तरफ देखकर उस पर कटाक्ष किया करते थे कि कुछ लोगों को हमारी दुकान पर भी बेच दिया करो। उस कस्बे में 2-3 नाइयों की दुकान थी। उनकी दुकानों पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। गंगाधर की जिंदगी खुशी खुशी से व्यतीत हो रही थी। उसकी पत्नी कमला भी नेक औरत थी। उसकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी साक्षी 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दूसरी बड़ी बेटी प्राची 10वीं में। सुबह से शाम तक काम करते करते वह बहुत थक जाता था। उसके गांव में बेटियों को पढ़ाना बहुत ही बुरा माना जाता था। कई लोग तो अभी भी इतने रूढ़िवादी विचारों के थे कि लोग अपनी लड़कियों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजते थे। कुछ एक लोग थे जो अपनी बेटियों को थोड़ी बहुत शिक्षा देते थे। वे समझते थे कि लड़की को घर में ही बिठाना चाहिए। उसके तो बस शादी करके हाथ पीले कर देनी चाहिए। गंगाधर ऐसा नहीं था। उसकी सोच औरों से बिल्कुल भिन्न थी। वह चाहता था कि अपनी बेटियों को 10वीं तक तो अवश्य ही पढ़ाएगा। वह यह नहीं सोचता था कि मैं अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजूंगा। वह चाहता था कि वह अपनी लड़कियों को इतनी शिक्षा तो दे सके ताकि वह अपनी ससुराल में वक्त पड़ने पर अपने परिवार को संभाल सके। आसपास के लोग तो उस पर कटाक्ष भी किया करते थे। तुम अपनी बेटियों को क्यों स्कूल में पढ़ने भेजते हो? बेटियों को स्कूल में भेजने से कोई फायदा नहीं होता। एक न एक दिन बेटियों को तो शादी करके हाथ पीले करके और दूसरे घर जाना पड़ता है। वह क्या तुम्हें खिलाएगी? एक बार वह इतना बीमार पड़ गया कि दुकान पर नहीं जा सका। सारे के सारे लोग दुकान पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह बिस्तर से उठ भी नहीं सका। उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। जब उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से उसके सारे शरीर पर इसका असर हो सकता है। उसे आराम की बहुत ही सख्त जरूरत है। अगर वह आराम चाहिए उसके तो बस शादी करके ही नहीं करेगा, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कमला ने जब यह सुना तो वह रोने लगी। उसकी बेटियां अभी छोटी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों बेटियों ने आपस में सलाह की, हमें भी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। वह भी अपनी माँ के साथ रोने लगी थी। एक गांव की बुजुर्ग महिला ने समझाया कि रोने धोने से अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हें ही अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना होगा। उन्होंने भी तो रातों रात जाग जाग कर तुम्हें पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। तुम्हारी फीस देने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत की। मुश्किल की घड़ी में तुम्हें अपने बाबा की ताकत बनना चाहिए। तुम दोनों ही अगर जीवन से निराश जाओगे तो तुम्हारी माँ तो ऐसे ही मर जाएगी। तुमको अपनी माँ और बाबा को हौसला देना होगा। यह एक ऐसा समय है जो रो धो कर समय गुजारने का नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मदद करती, मगर इस बुढ़ापे में तुम्हारे काम नहीं आ सकती। दोनों बेटियों ने सोचा, बुढ़ी दादी ठीक कह रही है। हम रो रो कर समय गवा देंगे तो अपनी माँ की रही सही जिंदगी भी नष्ट कर देंगे। हम बेटा नहीं हुए तो क्या हुआ, बेटों की तरह काम करके तो दिखा सकती है। उन्होंने अपनी माँ को समझाया
कि माँ कुछ दिनों के लिए आप मामा के पास जाकर रहो, तब तक हम अपने लिए नौकरी का गुजारा करती है। उसकी माँ बोली, तुम क्या कर सकती हो? तुमको लोग न जाने क्या क्या कटक सुनाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो बेटियों को बाहर काम करने की सलाह नहीं है। तुम लोगों को क्या क्या कहती फिरोगी। बेटियां बोली, आप चिंता मत करो, हमारे पिता ने हमें थोड़ी बहुत शिक्षा तो दे ही दी है। हम भी कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। हम किसी को परवाह नहीं करेंगे। आपको हम दोनों पर विश्वास रखना होगा। उसकी माँ अपने पति को लेकर अपने भाई के यहाँ पर चली आई। दोनों बेटियों ने आपस में सलाह की, हम अपने पिता के व्यवसाय को संभालेंगे। अगर लोग हम पर कटाक्ष करेंगे तब हम उसका जवाब अवश्य देंगे। क्या हुआ? अगर हम बेटियां हैं, हम भी तो अपने पिता का व्यवसाय संभाल सकती है। चाहे जो भी हो, बेटियों का काम करना अगर बुरा समझा जाता हो तो भी हम अपने पिता की सहायता के लिए इस काम को अवश्य करेंगे। उन दोनों ने अपने पिता के व्यवसाय को संभाल लिया। दोनों की दोनों एक दिन अपने पिता के दुकान पर बाल काटने लगी। लोगों ने जब दुकान पर उन दोनों लड़कियों को देखा तो उन दोनों पर कटाक्ष करने लगे। लड़कियां होकर इस काम को करती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे कस्बे में बेटियों का काम करना बुरा समझा जाता है। हमसे आज के बाद कोई भी यहाँ पर बाल कटाने के लिए नहीं आएगा। दोनों ने जब यह सुना तो वह रोने लगी। फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। शाम को उन दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, क्यों न हम एक दूसरे के बाल काट डालें। बचपन में वह अपने पिता को इस काम को करते करती थी। हमें अपने पिता का सारा काम अच्छे ढंग से आता है। साक्षी ने प्राची के बाल काट दिए और प्राची ने साक्षी के। वे दोनों लड़कों के समान दिख रही थी। उन दोनों ने बाजार से जाकर लड़कों वाली पोशाक भी खरीद ली थी। उस पोशाक को सिलाई करके अपने माँ के अनुसार बना डाला। वे दोनों अपने माँ को सिलाई करते भी देखा करती थी। थोड़ा बहुत सिलाई करना भी जानती थी। लड़कों की पोशाक में वह बिल्कुल ही लड़का नजर आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली। उनके मामा कानपुर रहते थे। अपने मामा के घर की ओर चल पड़ी। वहाँ दोनों सोच रही थी कि हम अब किसी को भी यह नहीं बताएंगे कि हम लड़कियां हैं। हमारे मामा अगर हमें पहचान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस वेशभूषा में भी सब पहचान सकते हैं। धीरे धीरे उसके घर के पास वाले स्टेशन पर गाड़ी पहुंच चुकी थी। वे गाड़ी से उतरी। उन्होंने वहां से रिक्शा लिया और अपने मामा के घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। घर पर उसकी मामी, मामा और उन दोनों के माँ बाबा थे। मामा ने जैसे दरवाजा खोला, वह बोले, आपसे हमें क्या काम है? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हमने आपको नहीं पहचाना। दोनों बेटियां मन ही मन खुश रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ कि हमें किसी ने नहीं पहचाना। माँ बाबा भी अपनी बेटियों को नहीं पहचान पाए। हम अब अपने पिता के व्यवसाय को बड़े अच्छे ढंग से कर सकती है। हमें अब समझ में आ गया है कि हमें इसी पोशाक में रहकर और लड़का बनकर यही काम करना है। काफी देर तक बातें होती रही। दोनों ने इशारा करके मामा को अपने पास बुलाया और कहा कि हम अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। उसके मामा यह देखकर हैरान हो गए कि ये दोनों अजनबी उनसे ऐसी क्या बातें करना चाहते हैं। उनका मामा उन्हें एक बड़े हॉल में ले गया। वहाँ पर बैठकर वे तीनों बातें करने लगी। दोनों बेटियां बोली, मामा जी नमस्ते। वह उनको हैरान भरी नजर से देखने लगा। साक्षी और प्राची ने सारा किस्सा अपने मामा को सुनाया और कहा कि हमारे बाबा तो अब कोई भी काम नहीं कर सकते। उन्हें तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अगर आप आराम नहीं करेंगे
तो अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए किसी न किसी को तो काम करना बहुत ही जरूरी था। मामा जी, आपको तो पता ही है कि हमारे कस्बे में बेटियों का काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता है। अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर माँ तो जोर जोर से रोने लगी और हम भी जोर जोर से रोने लगे। मोहल्ले की एक बूढ़ी काकी ने आकर हमें दिलासा दिया और कहा कि रोने धोने से अब कोई काम नहीं होगा, तुम्हें हौसला रखना चाहिए और अपनी माँ को संभालना चाहिए। भले ही लड़की का काम करना बुरा समझा जाता है, परंतु तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हें पाल पोष कर इतना बड़ा किया है, क्या तुम उनको नहीं संभाल सकती? रातों रातों को जागकर उन्होंने तुम्हारी शिक्षा के लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली। मुश्किल की घड़ी में क्या तुम उनको अकेला छोड़ देगी? तुम ही उनके बेटों के बराबर हो। हम दोनों ने आंसू पोंछ डाले और उस बुढ़ी काकी को धन्यवाद किया और साहस करके अपने पिता की दुकान को संभालने के लिए निकल पड़ी। हम जैसे ही दुकान पर पहुंचे, लोगों ने हम दोनों पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लड़कियां होकर काम करती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे कस्बे में लोग क्या कहेंगे? मन तो कर रहा था कि उनको कड़ा जवाब देते, परंतु फिर हम चुप रह गए। 2-3 दिन तक हमारे पास कोई भी काम नहीं आया। दुकान पर ताला जड़ा और घर की ओर आ गए। हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हम अपने पिता को बचपन से ही काम करते देखा करते थे। मैंने और प्राची ने एक दूसरे के बाल काट डाले। हमारे मन में ख्याल आया, क्यों ना हम लड़का बनकर इस काम को करें तो कैसा रहेगा? उनके मामा बोले, बेटा तुम तो बहुत ही बहादुर हो। आज तो मैं भी तुम दोनों को इस पोशाक में पहचान नहीं पाया। साक्षी और प्राची बोली कि आप कभी हमारे माता पिता को यह नहीं बताना कि हम दोनों लड़का बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। आपको इस काम में हमारी मदद करनी होगी। आपको किसी को भी नहीं बताना होगा कि हम दोनों साक्षी और प्राची हैं। उनके मामा बोले, ठीक है बेटा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। यह बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। साक्षी और प्राची अपने मामा को कहने लगी, मामा अब हम चलते हैं, आप हमारे माँ बाबा का ख्याल रखना। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम दोनों अपने माता पिता को लेने अवश्य आएंगे। साक्षी और प्राची दोनों अपने गांव लौट आई थी। उन्होंने आते ही दुकान का ताला खोला और देखते ही दुकान को सजा डाला। आते जाते लोग उन दोनों नवयुवकों को घूर घूर कर देख रहे थे। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे। लोगों ने उन दोनों लड़कों से पूछा कि क्या तुमने गंगाधर का काम संभाल लिया है? वह बोले कि गंगाधर ने हमें यह दुकान किराए पर दी है। वे कहने लगे, ठीक है बेटा। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोग आने लगे। कई लोग जब वहाँ बाल काट रही होती तो कहते कि तुम्हारे हाथ तो लड़कियों के जैसे हैं। इस प्रकार काम करते करते उन्हें 3-4 साल हो गए। उन्होंने अपने माँ बाबा को भी अपने पास बुला लिया। जब वह घर आती थी तो अपने बालों में विग लगाकर आती थी, ताकि माँ बाप को भी कभी पता न चले कि उनकी बेटियां लड़का बनकर उनकी सेवा कर रही है। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन उनके बाबा ने घर पर बहुत देर तक इंतजार किया। वे दोनों ट्रैफिक में फंस गई थी, घर नहीं पहुंच पाई थी। उनके माँ बाबा उन्हें न आए देखकर परेशान हो रहे थे। रात का वक्त हो गया है, लड़कियां अभी तक नहीं पहुंची है। पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। मैं भी इन पर नजर नहीं रख सकता। उनके बाबा सोचने लगे, कहीं मेरी बेटी किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई है जो इतनी देर तक रात को आती है। वह अपनी पत्नी कमला से बोले कि हमें अपनी बेटियों पर नजर रखनी पड़ेगी। एक दिन जब वह काम के लिए घर से निकल रही थी, दोनों के हाथ में एक बैग था।
न जाने उस बैग में क्या होता था जिसको छुपा कर रखती थी। उसके बाबा उन दोनों पर कड़ी नजर रखते थे। इस बैग में ऐसा क्या है जो कि वह हमें बताना नहीं चाहती। एक दिन तो उसके बाबा गुस्सा होकर बोले, आज तो तुम्हें इस थैले को खोलकर बताना ही पड़ेगा। जल्दी से साक्षी ने प्राची का हाथ पकड़ लिया और थैला उसकी ओर फेंका और वह बात पलट दी। उसके पिता अपने मन में सोचने लगे, पता नहीं इस बैग में क्या होगा जो यह मुझसे छुपाना चाहती है। उसने अपनी पत्नी को भी सारी बात बता दी। कमला ने अपने पति को बताया था कि घर के खर्च के लिए मेरे भैया यहाँ पैसे बेचते हैं जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा है। गंगाधर सोचने लगे, मैंने अपने लड़कियों को यूं ही पढ़ाया लिखाया, वे तो न जाने क्या क्या गुल खिला रही है। एक दिन शाम के समय गंगाधर ने देखा उन दोनों ने अपना बैग पलंग के नीचे छुपा दिया था। दोनों तैयार होने के लिए जाने लगी। उनकी माँ बोली, बेटा नाश्ता तो करके जाओ। उनके माँ बाबा को तो यही पता था कि वह स्कूल पढ़ने जा रही है, मगर उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि अपने पिता का कारोबार संभाल रही है। उन्होंने स्कूल तो कभी का छोड़ दिया था। गंगाधर घर में बैठा बैठा थक जाता था। कभी कभी अपने यार दोस्तों की मदद से समीप के रेस्टोरेंट में अपना मन बहलाने उनके साथ कभी कभार चला जाता था। गंगाधर को मौका मिला, उसने एक दिन थैले को उठा ही लिया और खोल कर देखा, उसमें तो लड़कों के कपड़े थे। वह सोचने लगा, मेरी बेटियों ने लड़कों के कपड़े क्यों रखे रहे, परंतु उस समय उसने उन दोनों से पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों पोशाकों के ऐसे ही थैले में रख दिया था। दिन के समय वे अपनी पत्नी के साथ अपनी दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सोचा कि आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि मेरी दुकान पर दो नवयुवक कहाँ से आए हैं। उनसे आज मुलाकात करके ही रहूंगा। दुकान पर जैसे ही पहुंचा, उन दोनों ने बाबा को नमस्कार किया और कहा, आप कहाँ से आए हैं? क्या आप बाल को कटाना चाहते हैं? यह पोशाक तो मैंने साक्षी और प्राची के थैले में देखी थी। यह तो इन दोनों ने पहन रखे हैं। कहीं मेरी बेटियां इन दोनों लड़कों के साथ खुली मिली तो नहीं है। शाम को इन दोनों से पूछकर ही रहूंगा। इन दोनों लड़कों से पूछना भी ठीक नहीं रहेगा। गंगाधर ने कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसे ही आया था। सोचा अपनी दुकान को देखता चलूं। तुमसे बैठकर फिर इसी दिन अच्छे ढंग से बात करूंगा। अपनी बेटी पत्नी कमला के साथ घर की ओर चल पड़ा। वह घर पहुंचकर उसके मन में न जाने कैसे कैसे सवाल आ रहे थे। साक्षी और प्राची 5 बजे के समय घर आती है। चलो उसी दुकान पर चलकर प्रतीक्षा करता हूँ जहाँ पर वह चाय पीती है। वह रेस्टोरेंट तो पास ही है। वह अपने दोस्त शेखर के साथ उस रेस्टोरेंट में चला गया। चुपके से देखता हूँ कहीं वो दोनों नवयुवक तो इनके साथ तो नहीं मिले हुए हैं। छुपकर अपनी दोनों बेटियों को देखने लगा। आज तो उनकी दोनों बेटियों को स्थान पर वहाँ दोनों लड़के पहुँचे थे। मैं ठीक ही सोचता था, मेरी बेटियां इन लड़कों के साथ मिलकर न जाने क्या क्या करती है। शेखर के साथ चाय पीने लगा था। वह उन दोनों लड़कों को साथ वाले कमरे में जाते हुए देख रहा। वह अपने मन में सोचने लगा, जैसे ही वह दोनों बाहर आएंगे, आज उन दोनों से पूछकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद अंदर से 2 लड़कियां निकली। वह चौंक गया। अंदर तो दोनों लड़के गए थे, मगर बाहर निकली तो दोनों लड़कियां। आज घर जाकर पता करता हूँ। वह रात भर अपनी बेटियों पर निगरानी रखने लगा। सुबह जैसे ही प्राची सोकर उठी, उसने अपना और साक्षी का विग उस बैग में डाल दिया। जल्दी से गंगाधर कमरे में आया और उसने बैग को खोला।
विग देखकर उसे सारा माजरा समझ में आ गया। यह दोनों बेटे ही लड़कों की पोशाक में मेरा कारोबार संभाल रही है। मैं अपनी बेटियों के बारे में न जाने क्या क्या सोच रहा था। मेरी बेटे तो हीरा है, हीरा। आज मेरी बेटियों ने मेरे कारोबार को संभाल कर मेरा नाम रोशन कर दिया है। मैंने अपनी बेटियों के बारे में गलत सोच बना दी थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटियों को नहीं बताया। शाम को उनके मामा कानपुर से उनके कस्बे में आए थे। दोनों बेटियां घर पहुंच गई थी। अपने मामा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उनके मामा बोले, बेटा तुम तो बेटे से कम नहीं हो। उनके बाबा आकर बोले, मेरी शिक्षा बेकार नहीं गई। आज मुझे समझ आ गया है कि लड़कियां भी बेटों से कम नहीं होती। दोनों बेटियां हैरान होकर अपने पिता की तरफ देखने रही थी। गंगाधर बोला, हमारे कस्बे में अभी भी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता। यह बात गलत है। खुदा न करे घर में किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी लग जाए और उस घर में बेटा न होकर बेटी है तो वह तो मर ही जाएगा। ऐसी सोच को हमें जड़ से निकालकर दूर फेंकना होगा। मैंने तो अपनी बेटियों को पढ़ाया और पढ़ना चाहता था, लेकिन बीमारी ने साथ पकड़ लिया। मेरी बेटियां न जाने आज इतनी बड़ी हो गई है। उन दोनों ने मुझे और अपनी माँ को पता ही नहीं चलने दिया। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर मेरा कारोबार संभाल रही है। वह भी लड़का बनकर। बेटा तुम दोनों आज मेरे गले लग जाओ। मैं कितना खुशनसीब हूँ। तुम दोनों ने मेरे घर जन्म लिया। उनके मामा बोले, इस बात को मुझे पता था। उन दोनों ने मुझे सारी बात पहले ही बता दी थी। उन्होंने मुझे कसम दिलाकर कहा था कि यह बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। इस कारण मैंने आप लोगों से कभी नहीं बताई। आप लोगों को मैं कोई रुपए नहीं भेज रहा था। वह सब आपकी बेटियां कमा रही थी। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। कस्बे वालों को पता चल चुका था कि वह दोनों नवयुवक कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटियां हैं, जिन्होंने अपने बाबा को बचाने के लिए लड़का बनकर अपने पिता का कारोबार संभाला है। जब लड़कियां बनकर वह दुकान पर बैठती थी, लोग उन पर न जाने कितने छिटाकंसी करते थे। उन्हें शाम तक क्या क्या सुनना पड़ा। एक दिन तो उनको कह ही डाला, हम आज के बाद इस दुकान पर बाल काटने नहीं आएंगे। उन दोनों ने अपने पिता के कारोबार को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला और आज तक संभाल रहे हैं। आज वही लोग उन्हें दोनों लड़कियों की प्रशंसा करने से नहीं थकते। कस्बे के लोग जाकर रुके हो चुके हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाना लाखन आरंभ कर दिया है। उनके पिता आज भी बीमार है। वे दोनों बेटा बनकर अपने पिता के व्यवसाय को चार चांद लगाकर अपनी माँ का भी ख्याल रख रही है। नाज है ऐसी बेटी पर जिन्होंने अपने मकसद में सफल होकर दिखाया। बेटिया की मोटिवेशनल एवं प्रेरणादायक स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।